अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गेम बीट और मैं हूं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। फीफा वर्ल्ड कप के सनसनीखेज़ और दिलचस्प मुकाबलों का सिलसिला जारी है। अब जो हारता जाएगा वो वापसी के बारे में उसके जहन में और उसके हाथों में कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। आप हारेंगे तो आप अपने घर वापस जाएंगे। ब्राज़ील और बेल्जियम के मैच के हवाले से हम बात करेंगे। आज ब्राज़ील की टीम पाकिस्तानियों के लिए बड़ी अहमियत की हामिल है। पाकिस्तान में अगर लोग 100% लोग फ़ुटबॉल देखते हैं तो उनमें से 75 से 80%, 70 से 80% लोग ब्राज़ील को सपोर्ट करते हैं और आज तक शायद इसकी किसी को समझ भी वजह भी ना पता चले कि क्यों सपोर्ट करते हैं। उसकी जो एक बड़ा ज़रिया है इंस्पिरेशन का, या जो बड़ा एक उनकी फॉलोइंग है, उसकी एक वजह हॉकी के साथ कुछ मिलती जुलती है कि पाकिस्तान का हॉकी स्टाइल जो है वो मुकम्मल हमलावर होते हैं मुखालिफ गोल पोस्ट पर, और ब्राज़ीलियन स्टाइल भी यही है कि वो हर वक्त हमलावर होने की कोशिश करते हैं मुखालिफ गोल पोस्ट पर। तो ये पाकिस्तानियों को यकीनन ये चीज़ ज़रूर अट्रैक्ट करती होगी। लेकिन ये बात अपनी जगह पर एक हकीकत है और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि अगर कोई टीम एक टीम की हैसियत से पाकिस्तान में मकबूल है तो ब्राज़ील उनमें सबसे नुमाया नज़र आती है। इस वर्ल्ड कप में ब्राज़ील की कारकर्दगी को अब तक और आज के मैच में उनके क्या चांसेस हैं, कौन से टॉप प्लेयर्स उनके निशाने पर होंगे मुखालिफ टीम के, और कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं ब्राज़ील की तरफ से जिनसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हैं, और जो पिछले मैच उन्होंने खेले हैं उनकी किस तरह से उनमें खामियां क्या रही हैं, और हर मैच में ब्राज़ील किस हिकमत अमली के साथ आया है, और क्या पहले मैच का जो नतीजा तवक्कुआत के बरक्स था उसके बाद से क्वार्टर फाइनल मरहले तक ब्राज़ील के खेले जाने वाले मैचेस में उनके इनफरादी तौर पर जो खिलाड़ी हैं उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को और गेम प्लान को किस तरह से लिया है और किस हद तक उस पर अमल करने में कामयाब हुए हैं। आज के इस मैच के हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएं जनाब फ़रीद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इनके साथ बात से। अस्सलाम वालेकुम साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शमशेर भी आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है। अस्सलाम वालेकुम शमशेर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फ़रीद, ब्राज़ील वर्ल्ड कप शुरू होता है तो वो इसका शुमार फेवरेट टीमों में होता है। आपको लगता है कि आज के मैच में जो उनसे तवक्कुआत हैं वो उसके ऊपर पूरा उतर सकते हैं, और उनको उनकी जो मुखालिफ टीम है किस हद तक आपके ख्याल में वो जो गोल स्कोरिंग उनकी पावर है उसको वो निकाल सकते हैं? जी देखें, आपने पहले जो इंट्रो में बात की है कि जब वर्ल्ड कप स्टार्ट होता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, खासतौर पे पाकिस्तान में ब्राज़ील जो है फैंस की फेवरेट टीम कहलाई जाती है, ऑलमोस्ट 80% फैंस की। उसकी खास वजह पहले तो यही है कि देखें, कभी आप ब्राज़ील को उनके डिफेंसिव और नेगेटिव माइंडेड फुटबॉल की वजह से आप कभी एसोसिएट नहीं करेंगे। ये नहीं है कि वो बस पार कर देंगे पीछे या डिफेंस लाइन खड़ी कर देंगे। हमेशा उनका जो रहता है वो गोल की तरफ रहता है, फोकस के गोल करना है, और लीड भी अगर उनके पास 1-0 की है तो उसको भी वो सेफ गार्ड नहीं करते, उसको भी वो जीतने की मतलब 1-0 को 2-0 करने की कोशिश करते हैं। इसका आज आपको देखने में मिलेगा कि ब्राज़ील पहले तो एज फेवरेट्स ही स्टार्ट करेंगी। एक तो एक्सपीरियंस साइड है, वर्ल्ड कप की उनकी हिस्ट्री आप देख लें, 5 मरतबा के चैंपियंस, और अब बेल्जियम के खिलाफ मुकाबला, बेल्जियम टैलेंटेड साइड है बहुत, लेकिन बहुत इनएक्सपीरियंस्ड है, और एक तरह से यंग साइड है इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड कप एक्सपीरियंस और मेजर टूर्नामेंट्स के एक्सपीरियंस में, तो वो ब्राज़ील को एज देता है। उसके अलावा अगर आपने लास्ट मैच देखा होगा जापान का, उसमें जापानीज ने भी पहले हाफ में और इवन 60 मिनट्स तक बेल्जियम को काफी हद तक पकड़ा हुआ था। तो जो वीकनेसेस हैं बेल्जियम की वो काफी हद तक सामने है बाकी टीम्स के भी, जो जापानीज ने भी करके दिखाया था। तो ब्राज़ील जो है उन्होंने काफी काम किया होगा उस मैच उस पर देखकर बेल्जियम के ऊपर। उनके पास कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे आपको मैच जितवा सकते हैं, जिनमें ईडन हज़ार्ड हैं, केविन डी ब्रुयने मैनचेस्टर सिटी के, और फिर आगे रोमेलो लुकाकू हैं। ये 3 उनके स्टार प्लेयर्स हैं। लेकिन आई गेस जो बहुत प्रेशर गेम्स आती हैं, जहाँ पर लास्ट में अगर आपने देखा होगा उनका वेल्स के खिलाफ मुकाबला हुआ था क्वार्टर फाइनल यूरो में, और वो हार गए थे। उन पर काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन जहाँ पर उन पर बहुत एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं वहाँ पर उनका आई गेस क्रम्बल करने का चांस आता है। तो आई गेस ब्राज़ील का बहुत अच्छा चांस है। ब्राज़ील का बहुत अच्छा चांस है, लेकिन आपने कहा कि एक ना तजर्बाकार टीम है उनके खिलाफ, ये कहीं ना कहीं नुकसान में यह खसारा तो नहीं उठाना पड़ेगा इस वजह से ब्राज़ील को कि एक ना तजर्बाकार टीम है उनके जहन में, फिर उनकी वर्ल्ड कप की हिस्ट्री बहुत अच्छी नहीं है, जबकि वो वर्ल्ड कप की हिस्ट्री बहुत अच्छी है, इनफरादी तौर पर बड़े बासलाहियत खिलाड़ी उनको उनके सामने हैं। फिर जापान का मैच जो उन्होंने खेला है वो आखिरी लम्हात में उन्होंने उसको जीता। तो ये चीज़ें कहीं फेवर में चली जाएँ बेल्जियम के और उसका नुकसान हो जाए ब्राज़ील को। आपको लगता है इस किस्म की सूरत हाल बन सकती है इस मैच में?
देखिए इस मैच में ये नहीं कि बेल्जियम अंडरडॉग्स हैं या बिल्कुल आप उनको राइट ऑफ कर देंगे मैच शुरू से पहले, आप उनको बिल्कुल काउंट ऑफ नहीं कर सकते हैं। इसमें मैंने ये बात की इसमें कि बेल्जियम की साइड का जो इनएक्सपीरियंस है ना, वो वहां पर आपको शो करता है, जहां पर बहुत ज्यादा प्रेशर आता है, जहां पर मैच इस तरह का होता है डू और डाई होता है, वहां पर ब्राजील का एक्सपीरियंस हमको ऊपर लेके जा सकता है, लेकिन बेल्जियम को वो काउंट ऑफ नहीं। मतलब आपके ख्याल में आप उनको ये नहीं कह सकते कि तरने वाला होंगे या आसानी से उनको हरा सकते हैं। जो उनकी फेवर में जाती है, जो उनको परेशान करने वाली चीज़ होती है, वो जो एक क्रंच सिचुएशन है, बड़ा मैच है, प्रेशर गेम में वो उस प्रेशर को नहीं ले पाते जो एक एक्सपीरियंस साइड ले सकती है। साथ आपके ख्याल में ये जो फरीद ने जिस बात का जिक्र किया है कि बड़े मैच पे नॉकआउट है, प्रेशर है, आपके पास क्राउड का प्रेशर है, आपके पास आपकी सारी मुल्क का, आपके कौम का आपके ऊपर दबाव होता है कि आप नॉकआउट मैच में हैं, ये दबाव में दब सकती है बेल्जियम की टीम? देखिए, जहां पे आपने मेंशन किया कि ब्राजील की इतनी मकबूलियत पाकिस्तान में क्यों है, उसकी एक सबसे बड़ी वजह तो है कि वो 5 टाइम वर्ल्ड कप विनर्स हैं। तो जनरली उस टीम को दोबारा एज फेवरेट्स देखा जाता है जिसकी एक टूर्नामेंट में इतनी मकबूलियत हो। दूसरी बात, जहां इस मैच का हवाला है तो ना सिर्फ ब्राजील या बेल्जियम फैंस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, बल्कि न्यूट्रल फुटबॉल फैंस के लिए ये मैच इस वर्ल्ड कप का सबसे अहम मैच हो सकता है। उसकी क्या वजह है कि एक्सपीरियंस में बेशक ब्राजील एक मोर एक्सपीरियंस साइड है, लेकिन जो इंडिविजुअल ब्रिलियंस है वो बेल्जियम के पास भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, उनके पास चैंपियन प्लेयर्स हैं जिन्होंने अपने क्लब्स के साथ टाइटल्स जीती हैं, तो एक विनिंग मेंटालिटी से उस वर्ल्ड कप में आए थे। जापान के साथ जो मैच खेले उसमें उन्होंने प्रेशर लिया, लेकिन देखना बहुत जरूरी है कि कैसे उन्होंने उस प्रेशर को उतारा भी। 3 गोल सेकंड हाफ में करना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं था, और ये एक बहुत लंबा रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है जो उन्होंने उस हाफ में अचीव कर लिया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैच का देखा जाएगा वो होगा नेमार की परफॉर्मेंस, क्योंकि इस वक्त नेमार की परफॉर्मेंस एक बहुत ऊंचे स्केल पे नहीं जा रही, लेकिन ये उनके पास एक बहुत बड़ा चांस है, क्योंकि 2 बड़े प्लेयर रोनाल्डो और मेसी ऑलरेडी वर्ल्ड कप से आउट हैं। तो नेमार चूंकि अगले वर्ल्ड कप चैंपियन बनना चाहते हैं और अपना नाम एक उस वन ऑफ द ग्रेट्स ऑफ द गेम में अगर वो देखना चाहते हैं, तो बहुत जरूरी है कि वो इस अपॉर्चुनिटी को ले लें। ठीक है, वो ब्राजील को उस आखिरी सतह तक ले जाएं, और जिस तरह की ब्राजील की टीम है, जिस तरह का उनका एक्सपीरियंस है, जिस तरह की क्वालिटी फुटबॉल वो खेल रहे हैं, वो ये वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। बेल्जियम को फरीद ने कहा है, शमशेर, कि आप उनको बिल्कुल राइट ऑफ नहीं कर सकते, या आप उसको ये नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल आसान हरीफ साबित होंगी। जो इनके ख्याल में एक उनके लिए मुश्किल बन सकती है वो उनकी ना तजर्बाकारी इस लिहाज से कि वो वर्ल्ड कप है, नॉकआउट स्टेज है, आपके ऊपर तवक्कुआत का दबाव होता है, बर्दाश्त उसको करना मुश्किल होता है। ब्राज़ील अगर किसी चीज़ में ज़्यादा उससे आगे जाती है, या उनको जिस चीज़ में बरतरी है कि वो बड़े मैचेस का दबाव बर्दाश्त करने की अहलियत उनमें ज़्यादा है निस्बतन बेल्जियम को, जिसमें कमी का सामना है। आपके ख्याल में ये चीज़ एक किस हद तक उनको मुतासर कर सकती है, और उसके साथ साथ जो आखिरी मैच उन्होंने खेला है बेल्जियम ने, वो किस हद तक उनके लिए उनके मोराल को बेहतर कर सकता है? देखिए इमरान भाई, बात दरअसल ये है, बेल्जियम का मोराल जो है वो बेसिकली हाई तब हुआ जब उन्होंने जापान को 3-2 हराया। ठीक है, एक उन्होंने एक टीम को आसान लिया था जापान को, और उन्होंने उसको बड़ी हिम्मत दिखा के, बड़ा कंपोज होकर उन्होंने खेल के उनको मतलब आउट किया। बेल्जियम का मोराल इस टाइम बहुत हाई है, लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें, ब्राजील की टीम को रेस्ट बहुत ज्यादा मिल चुका हुआ है। एक देखें ना, एक टीम को रेस्ट ज्यादा मिल जाए ना, तो वो मॉरली एक तो स्ट्रांग हो जाती है, दिमागी तौर से स्ट्रांग हो जाती है, फिजिकली और स्ट्रांग हो जाते हैं, प्लान ज्यादा करने का टाइम मिल जाता है। हमें लगता है कि जी के बेल्जियम ने भी अभी 2-3 दिन पहले मैच नहीं खेला और उनको रेस्ट नहीं मिला, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, ब्राजील जो है वो काफ़ी रेस्ट कर लिया, लेकिन 80% पाकिस्तानी अवाम, मतलब पूरे वर्ल्ड में अगर मैं बात ना करूं, मैं पाकिस्तानी अवाम कहूँगा, 80% पाकिस्तानी अवाम बेशक ब्राज़ील के स्पोर्ट में है, लेकिन ब्राज़ील की गेम में एक छोटा सा फ्लॉ है जो जिसको अगर बेल्जियम क्लिक कर लेना तो वो वहां से गेम उठा सकते हैं। एक ये है, आप पिछले वर्ल्ड कप में देखें, जर्मनी ने ब्राज़ील को 7 गोल मारे थे। वो इसलिए मारे थे कि उनके पिछले मैचेस में जितने ब्राज़ील खेल गए थे वो बड़े हाई मोरल से खेल गए थे, अटैकिंग गेम हो रही थी, वो डिफेंस भूल गए थे अपनी। ठीक है, अभी भी अगर आप ब्राज़ील को इस गेम में देखें ना, उन्होंने डिफेंस अभी थोड़ी सी ना अपनी इतनी मतलब कि सही नहीं रखी हुई, मतलब कि वो डिफेंसिव वाइज इतने स्ट्रांग नहीं है, लेकिन अटैकिंग वाइज दे आर टू गुड। ठीक है ना, उनको इस चीज़ में कॉन्फिडेंस है कि जी अगर बेल्जियम ने गोल मार दिया तो हमारे फॉरवर्ड जो आगे गोल कर देंगे। लेकिन बेल्जियम को अगर देखा जाए, बेल्जियम दोनों तरफ से स्ट्रांग है। बेल्जियम डिफेंसिवली भी बड़ी स्ट्रांग है, अटैकिंग में बहुत स्ट्रांग है।
तो ज़्यादा चांसेस वैसे नो डाउट वैसे ब्राज़ील के ही हैं जीतने के, लेकिन मतलब आपके ख्याल में एक उनका कमज़ोर शोबा आपके ख्याल में निस्बतन कमज़ोर है कि वो डिफेंस में उतने अच्छे नहीं है। फरीद आपके पास आते हैं, ये जो डिफेंस लाइन की जिक्र किया है इन्होंने, गोलकीपर्स का किरदार भी बड़े मैचेस में बहुत अहम होता है। अगर एक इंडिविजुअल गलती गोलकीपर कर जाता है और उससे गोल हो जाता है तो वो भी मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं। जो डिफेंस लाइन है ब्राज़ील की, आप उसको किस तरह से देखते हैं इस बड़े मैच के लिए? देखें, अगर ये कहा जाए कि डिफेंस लाइन जो है वो बहुत वीक है तो ये कहना गलत होगा ब्राज़ील की। आप ये कह सकते हैं कि अब तक उनको उस तरह टेस्ट नहीं किया गया, लेकिन अगर आप उनका कॉम्बिनेशन देखें जो पीछे बना हुआ मिरांडा और थियागो सिल्वा है, मार्सेलो इंजर्ड हो गए थे लास्ट मैच में, उनकी जगह फिलिपे लुइस आए थे, और दूसरी तरफ फैगनर हैं जो खेलते हैं क्योंकि डेनिलो इंजर्ड है। तो ये उनका बेसिकली बैक फोर है। आगे उनके कैसेमीरो आ जाते हैं। ये जो मार्सेलो का उनको झटका कितना लग सकता है, क्योंकि वो ना सिर्फ पीछे डिफेंस करते हैं बल्कि वो बॉल को जो बिल्ड करना है वो उसमें बड़ा अहम किरदार भी अदा करते हैं। देखें, मार्सेलो नो डाउट बहुत बड़ा प्लेयर है, क्लब फुटबॉल में भी और इंटरनेशनल फुटबॉल में भी उनका एक तो एक्सपीरियंस है, ड्रेसिंग रूम के एनवायरनमेंट वो उठा के रखते हैं बिल्कुल, और फील्ड पे भी वो नज़र आता है, मतलब वो बहुत पैशनेट होकर खेलते हैं। और ये है कि बिल्कुल वो थोड़ा सा अगर आप उनको हमेशा देखें, उनकी मेंटालिटी ऐसी कि वो अग्रेसिव माइंडेड प्लेयर है, वो आगे जाके खेलते हैं। फुल बैक असल में जब पीछे जगह छोड़ देता है तो ये काफ़ी एक नेगेटिव पॉइंट जाता है टीम के लिए, लेकिन वहाँ पर वो कवर कर लेते हैं, उनको डिफेंसिव मिडफील्डर उनका आ जाता है या सेंटर बैक कवर कर लेता है। लेकिन फिलिपे लुइस ने लास्ट मैच में मैं कहूँगा बहुत अच्छी तरह से उसको इस चीज़ को कवर किया था। उन्होंने मार्सेलो की इस तरह कमज़ोरी को था जो मतलब एब्सेंस उसको कमज़ोरी में नहीं बदला था, उन्होंने बल्कि उसको बेहतर करके दिखाया था। मैं ये समझता हूँ लास्ट मैच में अगर आपने देखा हो तो। उसके अलावा कैसेमीरो उनके जो प्लेयर हैं जो डिफेंसिव मिड खेलते हैं वो इस मैच के सस्पेंडेड हैं, तो एक ये बहुत बड़ा उनको नुकसान मैं समझता हूँ होगा, क्योंकि वो एक शील्ड करते हैं अपने बैक फोर को, उसके आगे डिफेंसिव मिडफील्डर का किरदार निभाकर। उसकी जगह उनके पास फर्नांडिन्हो जो मैनचेस्टर सिटी के प्लेयर हैं उनकी एक मौजूदगी जो है वो इस मैच में हमें देखने में मिलेगी, जो कि आगे बॉल सप्लाई भी करते हैं, अच्छे सप्लायर हैं बॉल के भी आगे, और डिफेंसिव भी अपना काम डिफेंसिवली भी अच्छा करते हैं। ठीक है, तो आई गेस अभी तक ब्राजील को ऐसे टेस्ट नहीं किया गया, लेकिन उन्हें बिल्कुल ऐसे डिफेंसिवली वीक। मतलब आपके ख्याल में उनको उनकी डिफेंस लाइन को हम ये नहीं कह सकते कि कमज़ोर है, लेकिन ये कह सकते हैं कि अभी तक वो उस लेवल पर टेस्ट नहीं हुई है जिस लेवल पर होना चाहिए। लेकिन ये जो 2-3 प्लेयर्स उनके टॉप क्लास प्लेयर्स हैं जो मिड में या उनके पीछे खेलते हैं, उनकी अदम मौजूदगी बेल्जियम के लिए किस हद तक एक उनके लिए एक ठंडी हवा का झोंका बन सकती है, और उनको उससे फ़ायदा उठाने का, या जो टॉप क्लास प्लेयर्स उनके मैच का आगाज़ करते थे वो मौजूद नहीं होंगे तो बेल्जियम को उसका कितना फ़ायदा मिल सकता है? देखिए, थोड़ा सा एज उनको हासिल हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि कैसेमीरो एक ऐसे प्लेयर हैं, और अगर नहीं खेलते मार्सेलो, आज भी वो इंजर्ड ही हैं, अगर वो नहीं स्टार्ट करते हैं आगे से इसका एज मिल सकता है बेल्जियम को। लेकिन अगर आप देखें तो बेल्जियम में भी लास्ट मैच में विंसेंट कॉम्पनी ने स्टार्ट किया था, उनका पहला मैच था। अब उनके भी थोड़े से इंजरी इश्यूज रहते हैं। उन्होंने बोयाटा पहले मैचेस में 3 मैचेस में स्टार्ट करवाया, उन्होंने बोयाटा ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन विंसेंट कॉम्पनी क्योंकि उनके पहले कैप्टन भी रह चुके हैं, वो एक बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है, वो आया उसकी जगह पर। अब देखना ये कि अगर वो आज विंसेंट कॉम्पनी दोबारा स्टार्ट करते हैं, और फिर उनके पास वर्टोनगन है पीछे बैक लाइन में, और टॉबी अल्डरवेरेल्ट है, तो उनके 3 जो मतलब आप प्लेयर्स देख रहे हैं बैक उनकी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ब्राज़ील को भी उतना ही मतलब मुश्किल होगा पेनिट्रेट करना उनकी डिफेंस में जितना बेल्जियम को मसला है मतलब इस तरफ, क्योंकि ब्राज़ील के पास जो रिप्लेसमेंट्स हैं मार्सेलो और फर्नांडिन्हो, जो मार्सेलो और कैसेमीरो की, फर्नांडिन्हो, फिलिपे लुइस, आई गेस वो काफ़ी देर केपेबल इनफ के वो उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, मतलब उनके मुतबादल इतने अच्छे हैं आपके ख्याल में कि वो उनकी कमी को, उनके खला को पूरा कर सकते हैं। टॉप प्लेयर्स की अदम मौजूदगी साथ आपके ख्याल में किस हद तक मसाइल पैदा कर सकती है ब्राज़ील के लिए, और उससे इसको किस तरह से एक्सपोज कर सकती है बेल्जियम की टीम? देखिए, देखना बहुत ज़रूरी है कि बेल्जियम ने पिछले मैचेस में सेंटर ऑफ द फील्ड से गेम बहुत इंपॉर्टेंट रोटेट किया है। केविन डी ब्रुयने जो हैं उन्होंने राइट, लेफ्ट, फॉरवर्ड, बैकवर्ड्स पूरी गेम कंट्रोल करते हैं। उसको काउंटर करने के लिए इधर एक टॉप सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर कैसेमीरो थे जो अब ब्राजील के लिए सस्पेंडेड है। ये बेल्जियम के लिए डेफिनेटली एक एडवांटेज होगा। लेकिन हमने ये भी देखा है कि जो मैनेजर है ब्राजील के, उन्होंने फर्नांडिन्हो में अपना ट्रस्ट शो किया है। लेकिन चूंकि हाजार्ड भी ये पसंद करते हैं कि वो सेंटर ऑफ द फील्ड खिलाएं, ठीक है, थ्रू बॉल्स लुकाकू के लिए, या जब बाद में बैटशो आई जाती हैं, तो जो जहां पे पॉइंट है सेंटर ऑफ द फील्ड, वहां पे ब्राजील गेम जीत सकता है। लेकिन गोइंग बैक, अगर बैक 4 की बात की जाए तो वहां पे मसला जरूर हो सकता है, क्योंकि कैसेमीरो बहुत देर से उस रोल में नुमाया नजर आते हैं। दूसरी बात, जहां मार्सेलो और फिलिपे लुइस की है, डिफरेंस है दोनों की गेम में। फिलिपे लुइस एक जनरली बहुत अच्छे डिफेंसिव प्लेयर है, लेकिन अटैकिंग वाइज उस तरह से सपोर्ट नहीं करते।
मार्सेलो की ब्रिलियंस वहां पे शो होती है जहां पे वो लेफ्ट साइड से क्रॉसेस देते हैं, वो इवन सेंटर ऑफ द फील्ड गेम ले आते हैं और उन एक्सपीरियंस पे अपनी बेसिकली माइंड अपना उस तरह से बना लेते हैं कि वो अटैक और डिफेंस कर लेते हैं, एक्सप्रेस स्पेस नहीं है। फिलिपे लुइस थोड़े से ज्यादा डिफेंसिव माइंडसेट है, तो जहां पे थोड़ा सा नेमार को रोल ज्यादा लेना पड़ेगा लेफ्ट साइड से, क्योंकि सेंटर ऑफ द फील्ड अगर देखें तो उनके स्ट्राइकर गैब्रियल जूस के पास भी इतने गोल नहीं है। ठीक है, लेकिन कुटिन्यो, नेमार, विलियन एक बहुत अच्छा अटैकिंग प्रेसर प्ले बन सकता है और उम्मीद है कि ये मैच कुटिन्यो के ऊपर नजरें होंगी। एक वक्फा लेते हैं नाज़रीन किराम, वक्फे के बाद आएंगे और फिर आज देखना ये होगा कि इस मैच में जो कि ब्राज़ील और बेल्जियम के माबैन खेला जा रहा है, ये जो एक फॉरवर्ड लाइन है फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप और ब्राज़ील और बेल्जियम के माबैन खेले जाने वाले इस नॉकआउट मैच के हवाले से, जिसमें दुनिया के ब्राज़ील की तरफ से दुनिया के टॉप प्लेयर्स भी नुमाया हैं। हाँ, किसी भी तरीके से हमारे माहिरीन ये इस बात पर इत्तफाक करते हैं कि आप बेल्जियम को बिल्कुल एक तरने वाला टीम नहीं कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा डिस्कशन आप देखेंगे और सुनेंगे कि ब्राज़ील के हवाले से होगी, क्योंकि पाकिस्तान में उसका ज़्यादा जुनून भी है, शौक़ भी है और जो फेवरेट टीमों में जिसका शुमार होता है उसी पर हम बात कर रहे हैं। मार्सेलो को किस हद तक आपके ख्याल में एक डिफेंसिव खिलाड़ी पीछे से निकलता है, बॉल मिड लाइन क्रॉस करता है, आगे अपने फॉरवर्ड्स लाइन तक लेके जाता है और फिर आपको अपने पीछे डिफेंस में भी वो उसी तरह मुतहर्रिक नज़र आता है, जो उनकी पेनिट्रेशन है फ्रॉम लेफ़्ट साइड, जो वो बॉल आगे शिफ्ट करते हैं नेमार की तरफ और फिर उनके जो फॉरवर्ड्स उससे फ़ायदा उठाते हैं। इंडिविजुअल ब्रिलियंस अपनी जगह पर है, लेकिन वो जो एक्सपीरियंस मार्सेलो के पास है फील्ड को पढ़ने का, अपने जो उन्होंने गैप क्रिएट करने हैं अपने एक्सपीरियंस के साथ, एक दो खिलाड़ियों को साइड पर निकाल कर बॉल आगे शिफ्ट करना है, वो किस हद तक आपके ख्याल में उनकी कमी, अगर वो आज नहीं होते हैं तो उसका हो सकता है? विदाउट एनी डाउट मार्सेलो बहुत खूबसूरत प्लेयर है, बड़ा कंपोज होकर खेलने वाला प्लेयर है, ठीक है, बॉल को लेके चलने वाला प्लेयर है और आगे फॉरवर्ड को सपोर्ट करने वाला प्लेयर है। देखें डिफेंस पे जो प्लेयर खेलता है ना, जिन्होंने साथ में बात की है, फिलिपे लुइस जो है वो उनका वाकई डिफेंसिव माइंड सेट है, ठीक है ना, लेकिन मार्सेलो का डिफेंसिव माइंड सेट नहीं है। उसका है कि मैं बॉल लेके चलूँ आगे और वो लाइन पे खेलता है, लाइन पे जाएगा, लाइन से पीछे आएगा, ठीक है ना। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि डिफेंडर के लिए स्टेमिना बहुत ज़्यादा चाहिए, उसने आगे जाना है, पीछे आना है, उसने फॉरवर्ड को सपोर्ट करने के लिए बॉल लेके बार बार आगे जाना है। नेमार के लिए बहुत बड़ी सपोर्ट हो सकती है मार्सेलो, और हमेशा ही रही है। देखें मार्सेलो ने रियल मैड्रिड में जितनी भी गेम की है, अगर आप देखें मार्सेलो ने जो चैंपियंस लीग फाइनल खेला है उसमें वो जो पहले 15-20 मिनट थे वो जो है मू सलाह ने उनको काफ़ी ना रोक के रखा हुआ था कि वो उसके लिए काफ़ी डिस्टर्ब, लेकिन जैसे ही सर्जियो रामोस जो है रियल मैड्रिड के जो सेंटर बैक हैं उन्होंने जो मू सलाह को इंजर्ड किया, उसका मार्सेलो देखे फौरन आगे चला गया था, ठीक है, वो बॉल लेके आगे जाता था। और मेरे ख्याल से 50% काम जो डिफेंडर्स का होता है फॉरवर्ड को सपोर्ट करने में, क्योंकि बॉल लेके आना, देखें फुटबॉल में 11 प्लेयरों की गेम हमेशा पीछे स्टार्ट होती है। आप सबसे पहले डिफेंस को देखते हैं, डिफेंस से बॉल मिड से फॉरवर्ड में, फॉरवर्ड पे इतना प्रेशर नहीं होता जितना डिफेंडर से प्रेशर होता है, तो डिफेंडर के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि वो बॉल लेके आगे चले। फॉरवर्ड का तो एक ही काम है ना, उसने सिर्फ गोल करना है, बचाने का सारा काम तो वो पिछले वाले जो मजलूम लोग हैं उनके ऊपर है कि उन्होंने बॉल शिफ्ट भी करना है, फिर जब उनकी तरफ हमला हो रहा है उसको भी अच्छे तरीके से बचाना है और फिर दोबारा बॉल आगे की तरफ भेजना है। साथ आप किस तरह से देखते हैं नेमार के किरदार को और कुटिन्यो को? आप जब आज का मैच एक नॉकआउट मैच है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन और फिर इनकी केमिस्ट्री को आप किस तरह से देखते हैं, इनके कॉम्बिनेशन को किस तरह से देखते हैं, किस तरह से आप इनको इस टूर्नामेंट में जितने मैचेस इन्होंने खेले हैं इन दोनों की जो कॉम्बिनेशन और केमिस्ट्री है, एक दूसरे के आगे पीछे आना, वो किस हद तक आपके ख्याल में उसमें परफेक्शन आपको नज़र आ रही है वक्त के साथ साथ जितने मैचेस इन्होंने खेले हैं? देखिए नेमार पे एक क्रिटिसिज्म जो एक बड़ा प्रेशर आ रहा है वो उनकी अपार्ट फ्रॉम फुटबॉल आ रहा है कि वो डाइव करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, इस चीज़ का प्रेशर अब ये सोशल मीडिया के ऊपर और इसके ऊपर खासी बहस चली है, ये बहस BBC तक जा चुकी है क्योंकि वहाँ के एक्सपर्ट्स ये बात कर रहे हैं कि इट इज़ नॉट गुड फॉर द गेम, क्योंकि कोई बड़ा प्लेयर वो फुटबॉल का रिप्रेजेंटेटिव है, एम्बेसडर है। तो जहां तक कुटिन्यो की बात है, उन्होंने नो डाउट कुछ लोगों ने तो उनको कहा कि ये पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में जिस तरह अहमद शहजाद कुछ करते रहते ऐसा ही कुछ कंपैरिजन हो रहा है। दूसरी बात ये कि कुटिन्यो के पास सिवाय प्ले मेकिंग के एक बहुत अच्छी शॉट है, एज इन वो दूर से डिफेंडर्स को बिल्कुल एट बे रखते हैं, क्योंकि वो किसी भी वक्त जो उन्होंने पहला गोल किया ब्राजील के लिए वो बहुत ही एक वर्ल्ड क्लास गोल था। जहां पे ब्राजील को एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज करना है वो मेरे हिसाब से रोबर्टो फॉर्मिनो है। अगर उनकी स्टैटिस्टिक्स देखे जाएं तो वो यूरोप में सबसे ज्यादा वर्क रेट वाले फॉरवर्ड हैं, जो ना सिर्फ अटैक करते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि सिर्फ डिफेंडर्स का काम ये नहीं है,
कि उन्होंने पीछे आना, उन्होंने आगे भी जाना है। तो रोबर्टो फर्मिनो एक ऐसे स्ट्राइकर हैं जो अपनी मिडफील्ड तक आके फॉल्स नाइन खेल के सपोर्ट भी करते हैं। ठीक है, तो ये देखना होगा कि उनको कब इंट्रोड्यूस किया जाता है ताकि ब्राजील की गेम में एक स्टेबिलिटी आ जाए, नेमार और कुटिन्हो की पेस के अलावा समवन जो बॉल को होल्ड भी कर सके। ठीक है, किस तरह से आप इसमें नेमार के किरदार को, कुटिन्हो के किरदार को आप देख रहे हैं, और आज के मैच में नॉकआउट है, आप मैच जीतेंगे नहीं जब तक आप गोल नहीं निकालेंगे? देखें बिल्कुल, पहली बात तो ये आपने ये देखना है कि नेमार और जो कुटिन्हो है वो बिल्कुल ब्राज़ील के जूनियर लेवल से इकट्ठे खेलते आ रहे हैं। वो उनको एक दूसरे को अपनी गेम का बहुत पता है। उनके बीच में जो केमिस्ट्री है वो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि उनको मतलब बचपन से खेलते आ रहे हैं। आपने उनकी पुरानी पिक्चर्स भी देखी है, उन्होंने जो ब्राज़ील के जूनियर लेवल पे भी रिप्रेजेंट किया है ब्राज़ील को, उसमें भी अगर आप देखें दोनों को एक दूसरे की गेम खासी पता है। कुटिन्हो की इसमें खास बात ये है कि देखें बेशक वो एक अच्छे प्ले मेकर हैं, उनकी खास बात ये कि थोड़ी सी स्पेस अगर उनको मिलती है वो जो क्रिएट करते हैं, कट इनसाइड करते हैं और आगे शूट लेते हैं। उनकी शूटिंग एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है। आपने ये लिवरपूल में भी देखा है और बार्सिलोना में भी आप जहाँ वो खेल रहे हैं आपने देखा है कि ज़रा सी उनको स्पेस दी जाती है। उन्होंने पहला जो गोल किया वर्ल्ड कप में ब्राज़ील के लिए इसी तरह किया कि थोड़ी सी स्पेस क्रिएट की और उन्होंने शूट कर दिया। बहुत एक्यूरेट शूटिंग है उनकी। नेमार का कोई है कि नेमार का एक और क्रिटिसिज्म ये है कि वो बॉल होल्ड बहुत कर रहे हैं आजकल। मतलब आप पे डबल डिफेंस हो रही है, आप पे एक की जगह दो डिफेंडर्स आ रहे हैं, आपको बॉल सप्लाई करना है, आपने जल्दी से बॉल यू हैव टू गेट रिड ऑफ द बॉल, शिफ्ट कर देना है पास। वो जब होल्ड करते हैं उन पे फाउल होते हैं और फिर फाउल होते हैं, फिर आप बॉडी प्ले होता है, फिर आप और सुकड़ जाते हैं, आपके मौके और महदूद हो जाते हैं। इसमें एक और बात ये जो साथ ने की है रोबर्टो फर्मिनो की, लिवरपूल से रोबर्टो फर्मिनो खेलते हैं, उनके बारे में कहा जाता है ही इज अ बॉल प्लेइंग, इज अ टैकलिंग फॉरवर्ड बेसिकली। वो बॉल पीछे से लेते भी हैं, उनकी इंटरसेप्शंस बहुत ज्यादा है उनका। आप देखें वो आगे नहीं सिर्फ रहते हैं, वो बॉल पीछे आएंगे, मिडफील्ड से बॉल वो उनकी वर्कआउट बहुत ज़्यादा है असल में। बॉल लेके आपके उनके मिडफील्डर से लेके आपको आगे सप्लाई भी करते हैं। मतलब एज अ नंबर 9 अगर वो खेलते हैं, एज अ फॉल्स 9 अगर वो खेलते हैं। लिवरपूल में उन पे कहा जा रहा था कि लिवरपूल को एक फॉरवर्ड चाहिए, मतलब एक स्ट्राइकर चाहिए प्योर, लेकिन थियरी ऑनरी जो फ्रांस मतलब आपके ख्याल में कुछ मिलता जुलता किरदार उनका किरदार रिवाल्डो के टाइप है जब वो खेलते थे? बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। और वहाँ से बॉल जब वो लेके आगे सप्लाई करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जो कि आप गैब्रियल हीजेस में नहीं देख रहे हैं। गैब्रियल हीजेस की परफॉर्मेंस उस तरह आई नहीं है इस तरफ। तो आई गेस ये चेंज अगर ब्राजील करता है इस मैच में तो बहुत इंपॉर्टेंट। मेरा ख्याल है कि वो ऐसा ही कोई एक फाउल लेने की कोशिश कर रहे हैं, नेमार जैसा रिवाल्डो ने लिया था और वो फाउल था नहीं वो मुश्किल। जी, बेल्जियम के ऊपर आते हैं। शमशेर, आप किस तरह से देखते हैं? काफ़ी सारा हमने डिस्कस किया है ब्राज़ील की टीम को, एक मजमूई टीम की हैसियत से आप उनको कहाँ रेट कर रहे हैं आज के इस मैच में? दबाव भी है, टॉप क्लास आप उन प्लेयर्स के ख़िलाफ़ खेल रहे हैं जिनकी गोल स्कोर करने की एबिलिटी बहुत है, जो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने में, और फिर शूटिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है, जो मौके वो निकालते हैं उससे फ़ायदा उठाने की सलाहियत उनमें खासी है। फिर लोग उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बैंक करते हैं, सपोर्ट हर तरफ से उनको मिलती है। उस टीम के ख़िलाफ़ आप बेल्जियम को कहाँ पर रेट करते हैं? देखिए, ब्राज़ील और जो बेल्जियम का जो मैच है उसमें हमने ब्राज़ील के बारे में तो काफ़ी डिस्कस किया, लेकिन आप बेल्जियम को ईजी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी टीम है जो खेल के अभी तक क्वार्टर फाइनल तक पहुंची है। और आप इसमें तो कोई दो राय नहीं ना, 32 में से 8 ऊपर आई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए ना, टॉप 8 टीम जो है वो अब आप जैसे जैसे टीमें जो है ना वो नैरो एंड पे जा रही होती है ना, उनके मोरल जो है ना उतने ही हाई हो रहे होते हैं। बेल्जियम और ब्राज़ील के मैच में बेल्जियम का मोरल बहुत हाई है, ठीक है। प्लानिंग उन्होंने फुल की हुई है क्योंकि उनको पता है ब्राज़ील जो ऑल स्टार टीम है, ठीक है, और उन्होंने उसके हिसाब से प्लेयर भी अपने डिप्लॉय किए हैं पूरी तरह। जो रोमेलो लुकाकू हैं, जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के फॉरवर्ड हैं, जो उनके मतलब बहुत बड़ा एक तरह से उनका प्लेयर है, मतलब कि बेल्जियम का, वो जो है वो पूरे टूर्नामेंट में बड़ा ना अनप्रेडिक्टेबल सा प्लेयर रहा है। वो मतलब आप देखते ना, कहते हैं यार ये कुछ भी नहीं कर रहा, कुछ भी एकदम से वो गोल कर देता है, और वो काफ़ी बड़ा इंपैक्ट है उनके डिफेंस लाइन पे। ब्राज़ील को की जो डिफेंस लाइन है उसको काफ़ी जो लुकाकू है उसको काफ़ी देखना पड़ेगा, उसको मतलब कि कवर करना पड़ेगा। उसके बाद बेल्जियम का जो सबसे अच्छी चीज़ है ना वो उनकी मिड है। उनकी मिड जो है ना वो बड़ी ना कनेक्टेड है फॉरवर्ड और डिफेंस लाइन से, बड़ी कंपोज है, मतलब खेलने वाली है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो बेल्जियम की टीम जो है ना वो टफ टाइम जरूर देगी ब्राज़ील को। ब्राज़ील को इतना इजी गो नहीं देगी वो। आपके ख्याल में मिडफील्ड उनकी बहुत स्ट्रांग है, साथ मिडफील्ड को किस तरह से देखते हैं आप बेल्जियम की? सेंटर ऑफ द फील्ड बेल्जियम नो डाउट बहुत स्ट्रांग है। जो वीक पॉइंट एक लगता है वो उनके विंग बैक्स लगते हैं। अगर देखा जाए तो क्रास्को जो है उनकी लेफ्ट साइड पे खेलते हैं, वो एटलेटिको मैड्रिड के लिए एज अ विंग बैक नहीं एज अ विंगर खेलते हैं। अगर राइट साइड पे देखा जाए तो थॉमस म्यूनियर है, उनके पास भी एक्सप्रेस स्पेस नहीं है, और ये बात तो सबको पता है कि ब्राज़ील के पास बहुत पेस है। जो मैं समझता हूं कि अगर ब्राज़ील किसी भी सूरत में काउंटर अटैकिंग फुटबॉल खेलती है तो जो साइड लाइन से एक्सपोज हो सकते हैं बेल्जियम की टीम। ये देखना होगा कि सेंटर ऑफ द फील्ड
खाली विट्सल खेलते हैं या डेम्बेले उनका साथ देते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि इस वर्ल्ड कप में मूसा डेम्बेले को इतना चांस नहीं मिला, हालांकि वो बहुत अच्छे एक मिडफील्डर हैं जो बॉल को होल्ड करते हैं और जो अपनी बैक फोर को शील्ड करते हैं। चूंकि ये 3 बैक 3 के सिस्टम से खेलते हैं, 2 फ्लाइंग विंग बैक्स खिलाते हैं, तो मूसा डेम्बेले उधर शायद उस तरह से टीम में फिट नहीं हो रहे। लेकिन देखना होगा कि मैनेजर कैसे प्ले अराउंड करती है अपनी टीम के साथ और कैसे वो एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं। ठीक है, आपके ख्याल में इनके जो विंगर्स हैं, विंग बैक्स से उससे ये आगे चल सकते हैं, वो एक पोटेंशियल वीकनेस हो सकती है बेल्जियम के लिए। ठीक है, आप किस तरह से देखते हैं इनके विंग बैक्स को? पोटेंशियल वीकनेस हो सकती है, साथ का ये मानना है? देखिए बिल्कुल बैक फोर से वो जाते नहीं है बेसिकली, तो उनके जो विंग बैक्स हैं वो इन प्ले आ जाते हैं, विंगर्स इन प्ले आते ही नहीं है। जो उनके विंग बैक हैं वो हैं यानिक क्रेस्को, जो अब चाइना में खेलते हैं लीग अपनी, और लीग में खेलते हैं, और अब दूसरे उनके टॉमस मुनियर हैं। यानी कि मतलब अगर आप देखें टॉमस मुनियर को उन्होंने असिस्ट प्रोवाइड किया है उनके लास्ट मैच में, जो आखिरी गोल हुआ जिसपे लुकाकू का डमी था और जो नासर चार्ली ने गोल किया, तो थ्रेट वो हैं गोइंग फॉरवर्ड, इज अ वेरी मतलब डेंजरस प्लेयर एंड सो इज क्रेस्को। क्योंकि अगर आप देखें उनके चांसेस जो क्रिएट कर रहे हैं बेल्जियम के, बेसिकली वो ये नहीं है कि सिर्फ केविन डी ब्रुयने कर रहा है। केविन डी ब्रुयने बहुत बड़ा प्लेयर है, एक मतलब सेंटर ऑफ द फील्ड बहुत अच्छा खेलने वाला प्लेयर है, लेकिन उनके जो चांसेस क्रिएट हो रहे हैं, मैं समझता हूँ वो हो रहे हैं मतलब साइड से टुवर्ड्स द साइड्स एज वेल, लेकिन अब एट द सेम टाइम आपकी साइड एक्सपोज भी हो सकती है जब काउंटर अटैकिंग फुटबॉल आती है। इस वाले में इस जो स्ट्रेटजी है इसमें रोबर्टो फर्मिनो का जो किरदार है बहुत इंपॉर्टेंट है। लिवरपूल में भी वो काउंटर अटैकिंग फुटबॉल पर खेलते नहीं है, जो सारे उनके गोल्स हैं वो साडियो माने, मो सलाह और रोबर्टो फर्मिनो काउंटर अटैकिंग फुटबॉल खेलते हुए प्रोवाइड करते रहे उनके गोल। ठीक है, अगर वो स्ट्रेटजी के साथ जाते हैं तो बेल्जियम कुड बी फाउंड आउट, जो विंग बैक्स उनका रोल वहां पर देखा जा सकता है, क्योंकि ऑफेंसिवली तो थ्रेट क्रिएट कर रहे हैं लेकिन गोइंग बैक दे आर नॉट एज स्ट्रांग। ठीक है। अच्छा, ये जो मिड की इन दोनों साद ने और शमशेर ने बात की है कि मिडफील्ड बहुत स्ट्रांग है बेल्जियम का। बिल्कुल, देखिए मिडफील्ड में अभी तक जैसे साथ ने बात की कि मूसा डेम्बेले को नहीं खिलाया गया। मूसा डेम्बेले एक बहुत अच्छा बॉडी प्ले उनका बहुत अच्छा है, बॉल को जाने नहीं देते हैं, होल्ड बहुत अच्छा करते हैं, शील्ड करते हैं बैक फोर को, उनको अभी तक हमने देखा नहीं है। एलेक्स विट्सल जो एक और प्लेयर चाइना की लीग में खेले, उनको फिर उनके रोबर्टो मार्टिनेज का बहुत ज़्यादा उन पर फोकस है और उनको वो खिलाते हैं बार बार, लेकिन इसमें अगर देखने को मिलेगा हमें डेम्बेले का रोल तो वो तभी मिल सकता है जब वो आई गेस बैक फोर पे जाते हैं, लेकिन वो बैक थ्री में मुझे नहीं लगता कि डेम्बेले को प्रेफरेंस मिल सकती है ओवर एक्सेल विट्सल। तो वहाँ पर केविन डी ब्रुयने का रोल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई ऐसा पास वो क्रिएट कर देते हैं, कोई ऐसा थ्रू बॉल क्रिएट कर सकते हैं, किसी वक्त वो ऐसा लॉन्ग बॉल खिला सकते हैं अपने फॉरवर्ड को, स्पेशली लुकाकू को अगर वो टारगेट मैन यूज करते हैं, जो बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। आई गेस क्वालिटी जो है बेल्जियम की इन द मिडफील्ड दैट इज बेटर देन बेल्जियम, सॉरी दैट इज बेटर देन ब्राजील, लेकिन एट द सेम टाइम जो एक्सपीरियंस है थोड़ा सा वो ब्राजील के पास ज्यादा है। आई गेस जहां पर हम देख सकते हैं वीकनेस बेल्जियम की वो सिर्फ एक्सपीरियंस पर आ सकती है, और जो आगे प्रेशर गेम्स आ रही हैं सिर्फ इस वजह से। मतलब आपके ख्याल में आप कन्विंस हैं इसके ऊपर कि बेल्जियम और ब्राजील टक्कर बराबर की है, लेकिन जो फ़र्क दोनों टीमों में रहेगा वो प्रेशर का है और इस मैच के दबाव का है और तजर्बे का है। ब्राज़ील को सिर्फ एक इस बात पे बर्तरी ज़रूर हासिल है कि वो तजर्बाकार हैं, बड़े मैचेस का उनको तजर्बा है और वो उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। एक वक्फा ले रहे हैं नाज़रीन किराम, वक्फे के बाद आएंगे और फिर इसी मैच के हवाले से हम अपने माहिर हैं इन दोनों टीमों के, उन पर हमने कोई भी बात नहीं की और इस सेशन में कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं दोनों खिलाड़ियों के हवाले से बात की जाए। दोनों टीमों के गोलकीपर्स बड़ा अहम किरदार अदा करेंगे बड़े मैचेस में, और बिलखुसूस जब नॉकआउट में चले जाते हैं तो फिर गोलकीपर्स की सलाहियतें निखर कर भी सामने आती हैं और इनके ऊपर दबाव भी बहुत ज़्यादा होता है और हीरो भी बनते हैं ऐसे मैचेस में। आज के इस मैच में भी जब हम इन दोनों टीमों का मवाजना कर रहे हैं, इनके मैच पर बात कर रहे हैं, तो इन दोनों टीमों के गोलकीपर्स का किरदार भी बड़ा अहम होगा। बहुत से अच्छे गोल बचा सकते हैं, बाज़ औक़ात एक मामूली सी गलती एक गोल होता है और उसके बाद आपके पास वापसी का रास्ता नहीं रहता। ब्राज़ील और बेल्जियम के गोलकीपर्स के हवाले से साथ आप किस तरह से मवाजना करते हैं दोनों टीमों के गोलकीपर्स का? अगर देखा जाए तो कोर्टुआ जो बेल्जियम की कीपर है उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। अगर आपने जापान के मैच में एक फ्री किक थी जो बड़ी अनएक्सपेक्टेड सी थी, बहुत दूर से उन्होंने ली और वो ऑन टारगेट थी, उसको सेव करने में और आखिरी गोल में उनका हाथ था। कॉर्नर से बॉल आई, जापानीज कॉर्नर हुआ, उन्होंने बॉल कलेक्ट की, फौरन से डी ब्रुयने को खिला दी। हमें कीपर्स में ये भी देखना चाहिए कि वो बॉल खिलाते किस तरह से है। ठीक है, मैनचेस्टर सिटी का अगर देखा जाए तो पेप गार्डियोला ने एक कीपर को सिर्फ इसलिए नहीं खिला सके क्योंकि उन्होंने कहा कि वो बॉल को पास इतना अच्छा नहीं करते। अब अगर देखा जाए तो कीपर का काम है गोल रोकना, लेकिन एक बहुत बड़े मैनेजर ने पासिंग की बेसिस पे कीपर को बाहर कर दिया। शॉट स्टॉपिंग एबिलिटी में देखा जाए तो मैं समझता हूं कि कोर्टुआ की एक टेंडेंसी है नियर पोस्ट पे बीट होने की। किसी भी दुनिया के बड़े कीपर का अगर अबूर उसके नियर पोस्ट पे हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है उसके
खिलाफ गोल करना, तो ये एक वीकनेस है जो ब्राजील एक्सप्लॉइट कर सकती है। अगर ब्राजीलियन कीपर एलिसन का देखा जाए तो शायद उनको उस तरह से अटैकिंग थ्रेट नहीं मिला ब्राजील की, क्योंकि डिफेंसिव लाइन बहुत स्ट्रांग रही है और जिन टीम्स के अगेंस्ट वो आए हैं, अगर देखा जाए तो मेक्सिको भी जब राउंड ऑफ 16 में आ रही थी, अटैक कर रही थी, फाइनल थर्ड तक पहुंचते थे, लेकिन गोल के ऊपर उन्होंने इस तरह से थ्रेट नहीं की, तो उन पे बहुत प्रेशर होगा इस बहुत बड़े मैच का। प्रेशर होगा, लेकिन आप ये भी मानते हैं कि अभी तक उनकी भी चेक उनके ऊपर थ्रेट नहीं हुई है, इसलिए वो भी अभी उस लिहाज से टेस्ट उनका हुआ नहीं है कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हमले नहीं हुए हैं। बहुत ज़्यादा हमले ब्राज़ील के गोल पोस्ट पर हुए नहीं हैं अभी तक, जिस वजह से शायद उनके कीपर के ऊपर बहुत ज़्यादा मारधाड़ वाला सीन उनके ऊपर नहीं हुआ। आप किस तरह से देखते हैं दोनों टीमों के गोल कीपर्स को, और जिस कमज़ोरी का जिक्र किया है साद ने बेल्जियम के गोल कीपर की? फरीद ने एक पहले सेशन में एक बड़ी फिट बात की थी कि ब्राज़ील की जो डिफेंस लाइन अभी तक टेस्ट नहीं हुई, ब्राज़ील की डिफेंस लाइन वाकई टेस्ट नहीं हुई, ब्राज़ील का कीपर भी उतना टेस्ट नहीं हुआ। अब चूंकि दोनों टीमें क्वार्टर फाइनल खेल रही हैं, तो मेरा ख्याल है कि ब्राज़ील का कीपर इस बार अच्छा खासा टेस्ट होगा, अटैकिंग गेम होगी काफ़ी, और कीपर जो है ना काफ़ी मतलब उसको ना देखें, कीपर जो ना बड़ा टेक्निकल किस्म का प्लेयर होता है, कीपर सिर्फ बॉल रोकने के लिए नहीं होता, कीपर का जो मेन जो कनेक्ट होता है ना वो होता है उसके मिड लाइन से उसके फॉरवर्ड से, क्योंकि बॉल क्लियर की फौरन फेंकी उनको, ठीक है, वो कितना शार्प है, कितनी कोऑर्डिनेशन है उनमें, और वो आगे फॉरवर्ड ने कितनी जगह बनानी, उसकी कितनी स्किल है बॉल पास करने की भी, कि उसने किस तरफ से उसको मूव कराना है। बिल्कुल एग्जैक्टली, ये कीपर और जो फॉरवर्ड लाइन जो है ना इसका बड़ा खास कनेक्शन होता है। दूसरी बात है कीपर में कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए। दोनों कीपर जो हैं अच्छे कॉन्फिडेंस के हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ बेल्जियम का कीपर जो कोर्टवा जो है वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। एक तो वो अच्छे कीपर हैं नो डाउट, विदाउट एंड डाउट कद गार्ड वाले हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और ये है कि दोनों कीपर को अगर मैं इकट्ठा कंपेयर किया जाऊँ तो अभी तक जो ब्राज़ील का कीपर है वो इस मैच में जरूर टेस्ट होगा, लेकिन कोर्टवा जो पूरे टूर्नामेंट में टेस्ट होते हैं, देखें ना ब्राज़ील के मैचेस आप देखें, ब्राज़ील के मैचेस 2-0 2-1 वो इस तरह जीतते हैं, मतलब उनको इतना नहीं, अब देखें जिस टीम को 6-6 गोल पड़ेंगे उनका कीपर ज़्यादा टेस्ट होगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अब जो बेल्जियम का कीपर है वो जो है ना उसकी आई जो है ना वो इतनी सेट है अपने फॉरवर्ड और मिड से, वो क्या करते हैं, वो बॉल लेते हैं और वो फौरन ही उनको आगे उनको ना कनेक्ट करते हैं बॉल को, वो देखते नहीं कि जी जिसे आप कहते हैं ना काउंटर अटैक करना, वो कीपर जी करता है, फौरन बॉल कलेक्ट की, वो अमून नॉर्मल कीपर होते हैं बॉल पकड़ के गिर जाते हैं, बैठ जाते हैं, आगे पीछे देखते हैं, खड़े होते हैं, बॉल छालते हैं, नहीं वो पकड़ते हैं और वो सीधी बॉल जो है ना अपने फॉरवर्ड को फेंकते हैं। दोनों टीमों कीपर के लिहाज से मैं कोर्टवा को ज्यादा अच्छा रेट करूंगा, क्योंकि कोर्टवा काफी स्ट्रॉन्ग, काफी बेहतर कीपर, नियर पोस्ट की इन्होंने बात की थी, वो वाकई इनका बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो एक जो अगर वो ब्राजील अगर देख ले उस चीज को, अगर वो दूसरी साइड पर अगर शॉट्स ले कर सकते, गोलकीपर्स का किरदार बड़ा अहम होगा। और आप ब्राज़ील के गोलकीपर भी टेस्ट नहीं हुए, क्योंकि उनकी जो डिफेंस लाइन है वो भी उस तरह से टेस्ट नहीं हुई, तो उनके गोलकीपर भी टेस्ट नहीं हुए, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हमले नहीं हुए हैं। आज के मैच में आप उसको इन दोनों गोलकीपर्स का कैसे मुवाजना करते हैं, और आपके ख्याल में कौन सा गोलकीपर ज़्यादा अच्छा खेल पेश करने की सलाहियत रखता है और ज़्यादा मजबूत है? बिल्कुल, देखें पहली बात ये कि जैसे मैंने पहले हाफ ऑफ द शो में बात की थी कि ब्राज़ीलियन डिफेंस टेस्ट नहीं हुई अभी तक, तो सारी बात है ब्राज़ीलियन कीपर भी टेस्ट नहीं हुआ अभी तक, और अगर बेल्जियम जैसे साइड उसको टेस्ट नहीं करती, अगर कोई साइड नहीं फिर वर्ल्ड कप में उसको टेस्ट कर सकती, क्योंकि जो बेल्जियम का अटैक है इस वक्त, जो आगे उनके फ्रंट फोर हैं खास तौर पर, वो बहुत टैलेंटेड हैं, और आज आपको नज़र आएगा कि एलिसन बेकर जो उनके कीपर हैं वो बहुत ज़्यादा टेस्ट होंगे। एलिसन की मैं बात ये करना चाहूँगा कि उन जैसे कोटा की बात की शमशेर और साथ है कि वो बहुत कॉन्फिडेंट कीपर है, एलिसन भी बहुत कॉन्फिडेंट है। जैसे सिटी के जो आपने देखा है मैनेजर हैं पेप गार्डियोला, उन्होंने क्लॉडियो ब्रावो को इसलिए नहीं खिलाया कि जी वो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन इतनी अच्छी नहीं है, तो उन्होंने उसकी जगह एडरसन को खिलाया। एडरसन जो है वो ब्राज़ील के सबसे सेकंड कीपर हैं, तो मैनचेस्टर सिटी के जो फर्स्ट चॉइस कीपर हैं वो उसको एलिसन बेकर बाहर कर रहा है, ठीक है, हाँ। और उसकी जगह पे खेल रहा है, यानी कि उसमें कितना कॉन्फिडेंस है इस वक्त, वो कितना हाईली रेटेड है ब्राज़ील में, और उनका मैनेजर उनको कितना हाईली रेट कर रहा है कि उसको वो खिला रहा है। तो एट द सेम टाइम अगर कोर्टवा का बहुत एक्सपीरियंस है और बहुत कॉन्फिडेंस उनका हाई है, तो उसका भी है। कोर्टवा जो है वो मिनेले को बाहर कर रही है, कोर्टवा जो है बेल्जियम के बेस्ट कीपर है, कोई इसमें शक व बात नहीं है। और एटलेटिको मैड्रिड से जब वो खेलते थे, जब वो बहुत यंग थे, तब भी उनको बहुत रिलाय किया जाता था, और उन्होंने जैसे जापान के लास्ट गोल में उनकी जो परफॉर्मेंस थी, जब जापान का अटैक था अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले, पहले उन्होंने किसुके होंडा का जो फ्री किक थी जो बहुत दूर से उन्होंने शूट ली थी, जो कि ऑन टारगेट थी, वो सेव की, फिर जापान का जो कॉर्नर था उससे अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले फॉरन डी ब्रुनो को बॉल खिलाई, मतलब कोई उन्होंने ये नहीं कि उनको, वो ये भी कर सकते थे कि एक्स्ट्रा टाइम में मैच ले जाते, वो बॉल को शील्ड करते, मतलब बॉल अपने पास रख लेते उनके पास आ गई थी, लेकिन उन्होंने देखा वहाँ पर चांस बन रहा था, उन्होंने फॉरन डी ब्रुनो को बॉल खिलाई, डी ब्रुनो आगे रन बना के मुनियर को बॉल खिलाते हैं, और मुनियर ने आगे उनको नासिर चाडली को, इनके लुकाकू की डमी पर उनको खिलाया, वो गोल हुआ। तो इसमें कीपर का किरदार बहुत अहम है कि वो कैसे शील्ड करता है अपने गोल पोस्ट को, ना सिर्फ उसके अलावा आगे अपनी डिफेंस लाइन को जो बॉल सप्लाई करनी है और आगे जो मिडफील्ड तक बॉल सप्लाई करनी है, और कितनी जल्दी वो करता है, तो बहुत ज़रूरी है। कोर्टवा का इस पे एज होगा, एलिसन बेकर एज होगा। और आपकी मानते हैं कि अभी तक उनको इतना ज़्यादा टेस्ट, चूँकि उनकी डिफेंस लाइन नहीं हुई है, तो फिर उनका गोल कीपर भी नहीं हुआ है। जब हम दोनों गोल कीपर्स का मुवाजना
करते हैं शमशेर, आप किस तरह से देखते हैं इन दोनों गोलकीपर्स को, जो टेम्परामेंट है, बिग मैच टेम्परामेंट, आप उसमें कहाँ पर उनको देखते हैं? देखिए, कीपर्स का जो टेम्परामेंट होता है ना, वो जो कोच होता है ना टीम का, वो इनका टेम्परामेंट बढ़ाता है। वो इनका टेम्परामेंट जो है ना, उसके हौसला अफजाई बेसिकली करना कीपर की, वो जो कोच का मेन काम होता है उनको बताता है। देखिए, कीपर का काम है गोल बचाना, कनेक्ट होना, ठीक है, वो तो उसने करना ही करना है। लेकिन अब वो उसकी वो जजमेंट देखी जाती है कि वो इतना, अब क्वार्टर फाइनल का मैच है, दोनों टीमों के पास एक एक चांस है, कीपर पे काफी ज्यादा प्रेशर होता है, कीपर को काफी, उसके पीछे एक 11 फीट का बहुत बड़ा गोल पोस्ट होता है, उसको बचाना है। अच्छा, अगर मैं आपको बताऊं, कीपर की एक बड़ी खास बात ये भी होती है, कीपर को बॉल जब आप कीपर जब डिफेंडर से बॉल वापस मांगता है, डिफेंडर पीछे कीपर को बॉल का, तो वो लेके चलना, उसने देखना, थोड़ा राइट पे निकलना, थोड़ा लेफ्ट पे निकलना, ये भी बहुत बड़ी कीपर की खिलाना जिसे आप कहते हैं, ठीक है ना। वो उसमें अगेन कॉन्फिडेंस चाहिए आपको, ठीक है ना। मैच का प्रेशर होना, मेरे ख्याल से ये दोनों कीपर जो है ना, कि इनमें अगर कंपेयर किया जाए तो कोटवा में ना ये है कि वो बॉल लेकर थोड़ा सा राइट को निकलें, थोड़ा लेफ्ट को निकलें, लेकिन जहाँ तक एल्सन का जो है बात है, जो ब्राजील कीपर है, वो है कि खड़े होने वाले हैं। बॉल ली उन्होंने, वहीं से डी में 2-3 बॉल छाली और अपने प्लेयरों को खिलाई। लेकिन कोटवा जो है, जो एक तो ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ठीक है ना, नो डाउट बेस्ट कीपर है, बहुत अच्छे प्लेयर, एथलेटिको मैड्रिड से खेलते थे, बहुत अच्छा खेलते थे। मुझे इस तरह याद है, मैं कोटवा को तब इतना नहीं मैं पहचानता था, इन्होंने मेसी की एक फ्री किक रोकी थी, और फरीद को वो मैं याद होगी बात, मेसी ने एक फ्री किक मारी थी, उन्होंने बिल्कुल कॉर्नर पे ली थी और उसने इतनी प्यारी सेव की, इतना बड़ा जंप लिया उसने। मैं कोटवा को उस दिन से बड़ा अच्छा रेट करने लगा। चेल्सी में आए थे, बहुत अच्छा खेला इन्होंने, मतलब कि कोटवा जो है ना, कंपैरिजन अगर किए दोनों कीपरों में तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन वही बात है, ऑन ग्राउंड जिसकी परफॉर्मेंस होगी वही जो है वो ऊपर निकलेगा, उसके इम्कानात ज्यादा होने, और प्रेशर गेम कोई भी कीपर चोक कर सकता है, कोई भी कीपर चोक कर सकता है, लेकिन अच्छा, मुझे साथ जब हम इन दोनों टीमों के वर्ल्ड कप का सफ़र देखते हैं, बेल्जियम और ब्राज़ील को, तो आपको कौन सी टीम ज़्यादा अच्छे अंदाज में ऊपर आती हुई दिखाई दी है? बेल्जियम का आगाज़ आपके सामने है, ब्राज़ील आपके सामने है, किस टीम की प्रोग्रेस ज़्यादा अच्छी रही है? देखिए, अगर ब्राज़ील का स्टार्ट देखा जाए तो एक स्लो स्टार्ट था, उनका मैच ड्रॉ हुआ, फिर अगले मैच में अंटिल दी 83rd मिनट उन्होंने गोल नहीं कर सके। लेकिन उसके बाद एक और चीज़ देखना ज़रूरी है कि उन्होंने अपनी डिफेंस टाइम जो कायम की है, वो भी उनका एटलीस्ट जो रन ऑफ प्ले है बड़ा स्ट्रॉन्ग रहा है। बेल्जियम ने जो टूर्नामेंट स्टार्ट किया था, बिल्कुल एक फायर पावर के साथ किया था, 3 गोल उन्होंने पहले गेम में किए, 4 फेर किए। फिर इंग्लैंड में जिस गेम में दोनों ने अपनी सेकंड टीम्स ऑलमोस्ट खिलाई हैं, उन्होंने उसमें भी बर्तरी हासिल कर ली। थोड़ा सा फॉल्ट करते नजर आए जापान के अगेंस्ट, लेकिन फिर उन्होंने दुनिया को दिखाया है कि अगर वो पहले मरहले में गेम के थोड़ा फॉल्ट कर भी जाते हैं, उनके पास इतनी क्वालिटी, इतनी एबिलिटी है कि वो बाउंस बैक कर सकें। ब्राजील को कह सकते हैं कि उनका ग्राफ कॉन्स्टेंट जा रहा है कि 2-0 2-1 मुसलसल। फिर मैक्सिको के अगेंस्ट भी एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस कह सकते हैं, बहुत ओवर पावरिंग ना हो, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने अपना ग्राउंड होल्ड किया। और यही चीज होती है बड़े मैचेस में, आपको लीड मिल जाती है, आपको जल्दी गोल मिल जाता है, कोई पेनल्टी हो जाती है, कोई इस तरह का इंसिडेंट हो जाता है, उसके बाद आपने उस गेम को होल्ड कैसे करना है। डेफिनेटली देखा जाए रन ऑफ फॉर्म्स दोनों टीमों के ग्राफ्स डिफरेंट नजर आ रहे हैं, लेकिन नॉकआउट्स में ये होता है कि आप कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ऑन द डे परफॉर्मेंस है, और जो परफॉर्मेंस कर जाता है वो बर्तरी हासिल। किस तरह से आप देखते हैं कि कुछ लोग ये भी बात करते हुए दिखाई देते हैं कि पावर फुटबॉल वो ज़रा कम नज़र आया है, एक इस पर ज़रा अपना कमेंट दीजिएगा फ्रीद। और उसके बाद ये दोनों टीमों की जो प्रोग्रेस इस वर्ल्ड कप में है, ब्राज़ील का आगाज़ अच्छा नहीं हुआ, फिर जो दूसरा मैच जो वो जीते हैं 2-0 से, वो भी आखिरी मरहले में, मैच के आखिरी लम्हात तक वो लोग जो बैठे देख रहे थे वो तो समझ रहे थे कि शायद इसका नतीजा भी पहले मैच से मुख्तलिफ ना हो, लेकिन वो उन्होंने गोल निकाले, एक गोल, फिर धड़ाधड़ उसके ऊपर दूसरा गोल भी किया। एक तो ये प्रोग्रेस उनकी आपके ख्याल में कैसी है बेल्जियम और ब्राज़ील की, और दूसरा उसके साथ कहीं ये जो बात की जा रही है कि पार फुटबॉल ब्राज़ील बड़ा कम खेल रहे हैं, जो लॉन्ग शॉट्स हैं उनके वो ज़रा कम लग रहे हैं, किस तरह से देखते हैं इसे? देखिए, पहले मैं आपको एक बात कहूँगा, अगर आप कंपैरिजन करें दोनों टीम्स का इनिशियली फ्रॉम द स्टार्ट से लेकर अब तक, तो दोनों ही टीम्स ने अब तक कोई ऐसा बड़ा मैच खेला नहीं है, बहुत मुश्किल मैच खेला नहीं है, उनके ग्रुप्स भी रिलेटिवली इजी थे। इस तरह का ग्रुप नहीं था जैसे आइसलैंड और अर्जेंटीना और क्रोएशिया का ग्रुप था, यानी कि 2 बड़ी टीम्स, बेल्जियम और इंग्लैंड थे एक टीम में, लेकिन जब तक बेल्जियम और इंग्लैंड का मैच आया तब तक दोनों क्वालिफाई करके हुए थे, तो दोनों ने अपनी सेकंड टीम्स खिलाई हैं। उस मैच में भी बेल्जियम उस तरह टेस्ट नहीं हुआ। कुछ लोग तो कह रहे हैं, मतलब क्रिटिसिज्म इंग्लैंड पे ये है कि वो जान के वो मैच हार जाएं ताकि वो इस हाफ में आ जाएं, तो आप कुछ उस पर कह नहीं सकते कि बेल्जियम उस मैच में, क्योंकि उनमें इंग्लैंड ने 2 ऐसे चांसेस मिस किए जो बिल्कुल 1-on-1 थे। एक रैशफोर्ड ने मिस किया जो कि बहुत अच्छा चांस था, ठीक है। और अब दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि जो ब्राजील है वो पावर फुटबॉल नहीं खेल रही अभी तक। ब्राजील में देखें कुछ जो प्लेयर्स इस तरह के हैं, जो नेमार हैं, गैब्रियल हीजेस हैं, विलियन है, ये सारे मतलब दे आर नॉट रिनाउंड फॉर देयर
शूट्स, ये एबिलिटी इनकी ये है कि ये पेनिट्रेट करते हैं, डी में जाते हैं। इनके मोस्ट ऑफ द गोल्स सिवाय कुटिन्यो के डी में से आएंगे। नेमार का आप ये नहीं देखेंगे कि बाहर से डी के गोल कर रहा है, या विलियन बाहर से अटेम्प्ट ले रहा है, या कोई अगर उसकी रिप्लेसमेंट है डगलस कोस्टा है, या इवन रोबर्टो फर्मिनो है, वो भी बाहर से नहीं लेते हैं। सिर्फ जो एक एक्यूरेट शूटर है इनकी टीम में वो है थोड़ी सी, मतलब आपके ख्याल में ये बॉल बनाकर डॉज करते हैं, बीट करते हैं, निकलते हैं, जगह बनाते हैं और फिर उसको कनेक्ट करते हैं। अगर आपको मौका मिला, आपने गोल कीपर को भी बीट किया, उसके दाएं बाएं से गोल निकाल कर दिया। आपने देखा होगा इनका जो मैच, दूसरा मैच था इनका, पहले मैच में इन्होंने कोटिन्यो की वजह से मैच वो ड्रॉ कर पाए थे, 1-1 हुआ था मैच। दूसरा जो इनका मैच था, इनके लास्ट 10 मिनट्स तक इनका कोई गोल नहीं था, उसमें भी अगर आप देखें कोटिन्यो थोड़ी सी जगह वहां पर बनी, पेनिट्रेट किया और अंदर कोटिन्यो ने वहां पर स्पेस बना के गोल कर दिया। और दूसरा गोल जो था इनका नेमार का, वो आप देखें मतलब जो उसी मैच में हुआ, सारे इनके गोल बेसिकली आ ही पेनिट्रेशन से रहे हैं। वो भी मतलब जो इनका एक्सपीरियंस है और जो इनके टैलेंट है, जो स्किल इनका है, वो कहीं पर उनके डिफेंडर से, ऑपोजिशन डिफेंडर से ज्यादा हो जाता है, वहां पर वो उनका वो आपको देखने में मिलता है। एक और बड़ी बात यह है कि इनके जो कोच है, इन्होंने बहुत रिलाई किया अपनी फर्स्ट टीम पर, अपने 11 प्लेयर्स पर। गैब्रियल हीजेस जो है उनसे अब तक गोल हुआ नहीं है, 4 मैचेस वो खेले हैं लेकिन रिलाई किया है। इसमें कॉन्फिडेंस बहुत आता है प्लेयर्स को, बजाय कि रोबर्टो फर्मिनो जैसा प्लेयर्स के 26 गोल से पिछले सीजन में अपने क्लब फुटबॉल में, उसको आउटराइट स्टार्ट करवाना चाहिए था, पहले मैच से स्टार्ट करवाना चाहिए था। लेकिन गैब्रियल हीजेस की लगातार परफॉर्मेंसेस उस तरह आई नहीं है, फिर भी उन पर रिलाई किया जा रहा है। तो कोच का जो रिलायंस है वो बहुत ज्यादा है। फेवरेट कौन है आपके आज के मैच में? आई गेस ब्राजील। आपकी जी साथ? मेरे ख्याल से पेनल्टीज पे जाएगा। ऑल टाइम फेवरेट ब्राजील। ब्राजील। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फरीद, साद और शमशेद। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी हमारे माहिरीन की। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के मुकाबलों का सिलसिला जारी है और उसके साथ साथ हमारे माहिरीन की तरफ से इन पर तज्ज़िये और तबसरे भी जारी हैं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चाहता है। आप अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हाफिज़ मोहम्मद इमरान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान।